हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या होता है, क्या काम करता है, कहां पाया जाता है, इसके विषय में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये है मेरी रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, गाल्जी बॉडी क्या है? गाल्जी बॉडी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि मोस्टली सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, और मैमल्स की मैच्योर्ड आरबीसी सेल्स। ठीक है, जो मैमल्स की मैच्योर्ड आरबीसी होती हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये करता क्या है? इट हेल्प प्रोसेसेस एंड पैकेजिंग ऑफ द सेलुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो सेलुलर प्रोडक्ट होता है जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और आगे फिर उसको पैकिंग करके उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है जाके दूसरे ऑर्गेनेल्स पास। गाल्जी बॉडी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है और प्रोटीन का सॉर्टिंग कैसे करता है या प्रोटीन को रीअरेंज कैसे करता है, ये दूसरा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। इसको किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी डिस्कवरी के विषय में। दोस्तों, बात आती है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसका खोज कैसे हुआ था। 19वीं सेंचुरी में एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे कैमिलो गाल्जी। 1898 में ये बार्न ओल, ठीक है, उल्लू की एक स्पीसीज है बार्न ओल, ये बार्न ओल की नर्व सेल की स्टडी कर रहे थे। उस नर्व सेल में उन्होंने यह स्ट्रक्चर देखा। इन्होंने जब देखा तो फिर इन्होंने इसको एपरेटो रेटिकुलर इंटरनो कहा, मतलब इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। इन्होंने सेल नर्व सेल के अंदर देखा था, इन्होंने कहा था इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, मतलब कि सेल के अंदर जाल जैसा उपकरण। ठीक है, इन्होंने इसको एक जाल जैसा उपकरण कहा था। इसके बाद कई साइंटिस्ट आए, अलग अलग सेल्स में रिपोर्ट किया, लेकिन सबका नतीजा ये निकला कि सभी ने फिर कैमिलो गाल्जी महोदय का सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि नहीं, गाल्जी जी ने जो देखा था वो सत्य है, सभी यूकैरियोटिक सेल में ये चीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए 1906 में कैमिलो गाल्जी महोदय को इस गाल्जी उपकरण की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और इन्हीं के नाम पर, ठीक है, इन्हीं कैमिलो गाल्जी के नाम पर इस एपरेटस का नाम रख दिया गया गाल्जी एपरेटस या गाल्जी बॉडी। ठीक है, जो वनस्पति शास्त्री होते हैं, जैसे कि जो वनस्पति शास्त्री होते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं, वो इसको डिक्टियोसोम कहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा सही मानते हैं। लेकिन इसको गाल्जी एपरेटस भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, गाल्जीसोम भी कहते हैं, गाल्जी मटेरियल भी कहते हैं और गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये सारे नाम इसी के हैं, इसलिए नाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपके एग्जाम में किसी भी नाम से आए, लिखना इसी के विषय में है। ठीक है, बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल अकाउंट की। कैमिलो गाल्जी महोदय के विषय में आप जान गए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, पेरोंसिटो। 1910 में इन्होंने गाल्जी के डिवीजन के लिए, इसके डिवीजन के लिए इन्होंने शब्द दिया था डिक्टियोकाइनेसिस, बाद में इसी से बन गया डिक्टियोसोम। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, रेमन वाई कैजल। 1914 में इन्होंने क्या किया था, गाल्जी बॉडी के फंक्शन को समझाया था। इन्होंने कहा कि गाल्जी बॉडी जो है ये सेलुलर प्रोडक्ट को पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नासोनो आए 1923 में, 1924 में इनका काम रहा। इसके बाद बॉवेन आए, ये भी 1929 में इस पर काम किया और इन लोगों ने बताया कि गाल्जी बॉडी का जो फंक्शन है वो सिर्फ सेलुलर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं बल्कि सिक्रीशन करना भी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाल्जी का रिलेशन सिक्रीशन से ही बताया कि मतलब गाल्जी जो है सिक्रीशन भी करता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर, शेप, साइज की। गाल्जी बॉडी के अब नंबर की बात करें, इसका नंबर डिपेंड करता है इसके काम पे। अगर फंक्शन ज्यादा रहेगा, ठीक है, अगर फंक्शन ज्यादा रहेगा तो इस गाल्जी बॉडी का नंबर बढ़ जाएगा सेल के अंदर। अगर कम रहेगा फंक्शन तो फिर इसका नंबर घट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वेरी करता है सेल टू सेल में। दोस्तों, शेप की बात करते हैं। शेप भी वेरी करता है सेल टू सेल में। गाल्जी बॉडी का शेप इस हद तक वेरी करता है, अगर एक सेल के अंदर अगर दो गाल्जी हैं, ठीक है, दो गाल्जी हैं तो दोनों का शेप अलग अलग होगा। साइज की बात करें दोस्तों, साइज भी इसका वेरी करता है सेल टू सेल में, मतलब शेप, नंबर, शेप, साइज जो है ये वेरी करते हैं सेल टू सेल में। बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की।
दोस्तों अगर हम गोल्जी बॉडी के केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें लगभग 60% तक 60 से 65% तक प्रोटीन होता है, 35 से 40% तक लिपिड होता है जिसमें फास्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैरोटेनॉइड हो गया, फैटी एसिड हो गया, एटीपेज हो गया, थायमिन पायरोफॉस्फेट हो गया, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज हो गया, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दोस्तों बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। गोल्जी बॉडी के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इसको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसमें हमें सिस्टर्नी नजर आएगा, ट्रांजिशन वेजिकल, सेक्रेटरी वेजिकल, ये सब चीजें हमें इसमें दिखाई देंगी। दोस्तों अब हम इन्हीं सबको एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी देख सकते हैं आप, पहले बताने से पहले आपको बता दूं, देख रहे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यही है सिस्टर्नी। ठीक, अब एक्चुअली होता क्या है, ये कैसा है, डिस्क शेप होता है, फ्लैटेंड होता है, स्लाइटली कर्व होता है, सेक्यूल्ड लाइक अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी जो होता है डिस्क शेप, फ्लैटेंड, स्लाइटली कर्व होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लूँ तो आपको और बेहतर ढंग से दिखाई देगा। एक मिनट, हाँ दोस्तों इसको समझने की कोशिश की। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये सिस्टर्नी, ये कैसे अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, देख रहे हैं, ये हल्का सा कर्व है, ये साइक्लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप है, तो इसी को कहा जाता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से सिस्टर्नी के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम पहले पोर्शन की बात करें तो पहला होता है सिस सिस्टर्नी, दूसरा पोर्शन होता है दोस्तों मीडियल सिस्टर्नी, तीसरा होता है दोस्तों ट्रांस सिस्टर्नी। ये 3 सिस्टर्नी होते हैं। अगर हम सिस सिस्टर्नी की बात करें तो सिस सिस्टर्नी का फेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये किधर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसका फेस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक, इस प्रकार ये अरेंज रहता है। ठीक, जो मीडियल सिस्टर्नी है ये सिस सिस्टर्नी और ट्रांस सिस्टर्नी के बीच में अरेंज रहता है, तो बीच का पोर्शन है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांस सिस्टर्नी की। ट्रांस सिस्टर्नी आप देख सकते हैं, ये है ट्रांस सिस्टर्नी। ठीक, ट्रांस सिस्टर्नी ये किधर रहता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अगर इसको आप देखेंगे, ये जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सेल है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर रहेगा ना, सेल के अंदर है, तो ये जो ट्रांस सिस्टर्नी है ये किधर है, वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगी। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसका फेस किधर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। दोस्तों इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। सिस सिस्टर्नी जैसा कि बताया गया है आपको, सिस सिस्टर्नी कैसा होता है, इसको फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। ठीक है, और या इसको कॉन्वेक्स फेस भी कहा जाता है। इसी सिस्टर्नी से, सिस सिस्टर्नी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको गोल्जी के एक जाल जैसा नेटवर्क दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल्जी बॉडी के सिस रीजन में होता है। ठीक है, ये गोल्जी का नेटवर्क जो होता है सिस रीजन में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, और इसको एंट्री फेस कहा जाता है। एंट्री फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, यानी कि जब राइबोसोम पे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनेगा, तब ये जो है गोल्जी बॉडी में एंट्री फेस से ही, सिस सिस्टर्नी से ही जो है एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये प्रोटीन आएगा मीडियल सिस्टर्नी में। जब मीडियल सिस्टर्नी में आता है तो फिर यहाँ पे होता है प्रोटीन का सॉर्टिंग, प्रोटीन का पूरा रीअरेंजमेंट होगा, यहीं पे ग्लाइकोसिलेशन होगा, लिपिड का भी सिंथेसिस भी यहीं होता है। इसके बाद जब यहाँ से प्रोटीन पूरा रीअरेंज हो जाता है, पूरा मॉडिफाइड हो जाता है, इसके बाद प्रोटीन आता है ट्रांस रीजन। ट्रांस रीजन में आता है, तो ट्रांस रीजन को क्या कहा जाता है, ट्रांस फेस को क्या कहा जाता है, मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, कॉनकेव फेज भी कहते हैं, और इसको एग्जिट फेज भी कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन एंट्री लेती है सिस फेज से, लेकिन एग्जिट कहां से लेती है, ट्रांस फेज से, इसलिए ट्रांस फेज को एग्जिट फेज कहा जाता है। इसी तरह ट्रांस फेज में थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो एक इधर भी गोल्जी नेटवर्क होता है, जिसको कहते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, जो गोल्जी नेटवर्क ट्रांस रीजन में अवेलेबल है उसको कहेंगे ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, और जो नेटवर्क सिस रीजन में उपस्थित है उसको कहेंगे सिस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सिस सिस्टर्नी है और ये है पूरा मीडियल सिस्टर्नी। प्रोटीन एंट्री कहां से करेगी, सिस गोल्जी नेटवर्क से।
सिस गाल्जी नेटवर्क पे आएगा, सिस गाल्जी नेटवर्क से सिस्टर्नी में आएगा, सिस सिस्टर्नी से आएगा मीडियल सिस्टर्नी में, मीडियल सिस्टर्नी से फिर यहाँ पे पूरा प्रोटीन का क्या कहते हैं कि मॉडिफिकेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, सॉर्टिंग होगा, कहे तो सॉर्ट प्रोटीन का सॉर्टिंग होने के बाद जो है प्रोटीन आगे ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, ट्रांस रीजन में आएगी, ट्रांस रीजन से कहाँ आएगी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप ये जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ट्रांस गाल्जी नेटवर्क। ठीक है, ये ट्रांस गाल्जी नेटवर्क होते हुए यह चला जाएगा एंडोसोम में चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा या लाइसोसोम में चला जाएगा, जहां भी इसका डेस्टिनेशन होगा प्रोटीन वहां चला जाएगा। दोस्तों सिस्टर्निक विषय में थोड़ा सा और आपको बता दूं, देख सकते हैं ये सिस्टर्नी के स्टॉक है। ठीक, ये भी स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिस्टर्नी। ठीक, सिस्टर्नी के स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का स्पेस रहता है। एक सिस्टर्नी एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक के बीच में लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का स्पेस रहता है। अगर हम इस सिस्टर्नी के इस स्टॉक के मेम्ब्रेन की थिकनेस देखते हैं, इसकी थिकनेस होता है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये किनारे पे हल्का सा मोटा रहता, थिक रहता है, और ये इसके जो एज रहते हैं एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये हल्का सा मोटा रहता है, थिक रहता है और किनारे पे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एक स्टॉक की बात करें, सिर्फ एक स्टॉक के, तो एक स्टॉक को कहा जाता है डिक्टियोसोम गाल्जी नेटवर्क में। ठीक है, सिस्टर्नी में, गाल्जी के सिस्टर्नी में आप जितने भी स्टॉक देखेंगे सभी स्टॉक के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है सिस फेस, सिस फेस जिसको हम कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं, और दूसरा रीजन होता है ट्रांस फेस। ठीक, ये पूरे जितने भी स्टॉक हैं सभी स्टॉक में आप देखेंगे, सभी स्टॉक में ये 2 रीजन होते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों सिस्टर्नी। अब बात करते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स का। दोस्तों ट्रांजिशन वेसिकल जो होते हैं ड्रॉप लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इनके डायमीटर की बात करें तो इनके डायमीटर 500 से 700 एंगस्ट्रॉम का होता है और ये सिस रीजन में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगर सेक्रेटरी वेसिकल्स की बात करें तो सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं ये ट्रांजिशन वेसिकल से थोड़े से बड़े होते हैं। इन्हीं वेसिकल्स को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये सेक्रेटरी वेसिकल जो होते हैं ये इनमें कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंस भरा रहता है। ठीक है, जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं इसमें कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंस भरा रहता है और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये ट्रांस फेस में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांजिशन वेसिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सिस फेस में, और सिक्रेटरी वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, ट्रांस फेस में। ठीक, तो दोस्तों ये था गाल्जी बॉडी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं गाल्जी बॉडी के फंक्शन का। दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि गाल्जी बॉडी जो होता है ये सेलुलर प्रोडक्ट को पैकेजिंग कैसे, मतलब कि ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा आइडिया दे दें आपको। ज़्यादा मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ जो है प्रोटीन सॉर्टिंग में मैं आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब प्रोटीन सॉर्टिंग के वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि गाल्जी बॉडी के पास प्रोटीन आता कैसे है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है इसमें देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, क्योंकि इन्हीं के पास जो होता है राइबोसोम। तो यहाँ पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन दोस्तों ईआर से होते हुए आएगा सिस गाल्जी नेटवर्क पे। ठीक, सिस गाल्जी नेटवर्क पे दोस्तों यहाँ होता क्या है कि अगर यहाँ प्रोटीन सही तरीके से सिंथेसिस हो गया, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि गाल्जी बॉडी के सिस रीजन द्वारा ये प्रोटीन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक, ये प्रोटीन आगे बढ़ जाएगा, आ जाएगा इसके सिस्टर्नी में। सिस्टर्नी में यहाँ पे प्रोटीन का होगा मॉडिफिकेशन। ठीक, मॉडिफिकेशन होगा, इसके बाद क्या होगा कि मॉडिफिकेशन होने के बाद ये प्रोटीन मूव करेगा ट्रांस रीजन में। ट्रांस रीजन से जो है सेक्रेटरी वेसिकल्स के माध्यम से ये प्रोटीन जो होता है आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगा इसके डेस्टिनेशन तक, चाहे लाइसोसोम के पास जाए, चाहे एंडोसोम के पास जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाए, इसका जो भी डेस्टिनेशन होगा वहां पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक, पहली कहानी ये थी यदि प्रोटीन का सिंथेसिस सही से हुआ तब। अगर यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस में कुछ एरर हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, तो दोस्तों क्या करेगा कि ये प्रोटीन, ये जो सिस रीजन है, सिस फेस है, ये प्रोटीन को यहाँ से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये प्रोटीन वापस चला जाएगा कहाँ पे, ईआर के पास, ईआर के पास वापस चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आगे फंक्शन होगा ही नहीं।
दोस्तों अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर सिस्टर्नी में प्रोटीन का सही से मॉडिफिकेशन हुआ, सही से सॉर्टिंग हुआ, सब कुछ अच्छा रहा, तो ये प्रोटीन ट्रांसफेज से होते हुए बाहर निकल जाएगी, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे प्रोटीन में कुछ एरर रहा, ठीक है, इसके सॉर्टिंग के दौरान कुछ एरर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये प्रोटीन यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये वापस चली जाएगी सिस्टर्नी के पास। दोस्तों इस प्रकार जो होता है ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता रहता है। दोस्तों ये बहुत थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। प्रोटीन सॉर्टिंग में जब इसको प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ाऊंगा तब मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल से बताऊंगा। अब अभी तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ओवरव्यू दिया हूँ इसको कि इसमें कैसा होता है। ठीक, अब तक आपको ये आइडिया हो गया होगा कि गाल्जी बॉडी काम क्या करता है। दोस्तों गाल्जी बॉडी जो होता है ये सेलुलर प्रोडक्ट को पैकेजिंग या ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता, इसके अलावा ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन ऐसे करता है कि गाल्जी बॉडी जो होता है कुछ पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन करता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स का सिक्रीशन करता है, जैसे पेक्टिन हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ये सब्सटेंस सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सेल प्लेट आगे चल के सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गाल्जी बॉडी एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब आप सोचेंगे एक्रोसोम कौन सी बला है। एक्रोसोम को समझने के लिए थोड़ा सा स्पर्म का आइडिया दे दूं मैं। देखिए ये है स्पर्म। ठीक, स्पर्म में आप ये देख रहे हैं हेड पे जो पीला पीला जो दिख रहा है, आप ये कहलाता है एक्रोसोम। देख सकें इसमें नोजल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों करता क्या है, इसमें कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। ठीक है, जो एग सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको जो होता है पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। जब डाइजेस्ट कर देता है तो स्पर्म को इंसेमिनेशन करने में जो है ये एक्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, इसके अलावा गाल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है, कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, और सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन भी गाल्जी बॉडी ही करता है। तो दोस्तों ये था हमारा गाल्जी बॉडी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।